नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बुधवार के हमले से अभी पेरिस संभला भी नहीं था कि गुरुवार को पेरिस पर फिर से हमला हो गया। दक्षिण पेरिस के रिहायशी इलाके में अचानक एक आतंकवादी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद कुछ ही देर में एक धमाके की भी आवाज आती है। अब चूंकि बुधवार को 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों का कत्लेआम करने वाले दोनों आतंकवादी शहर में ही घूम रहे थे, लिहाजा पूरा पेरिस दहशत में आ गया। लगातार दूसरे दिन पेरिस में शूटआउट। पहले रिहायशी इलाके में हुई गोलीबारी, फिर मस्जिद के पास धमाका। गोलीबारी में एक महिला पुलिस अफसर की मौत। दूसरा पुलिस अफसर गंभीर रूप से घायल। 12 लोगों की हत्या करने वाले दोनों आतंकवादी अब भी फरार। दोनों आतंकवादियों को उत्तर पूर्व पेरिस में देखा गया। ग्रे रंग की कार में अब भी हथियारों से लैस हैं दोनों आतंकवादी। दोनों ने अब भी नकाब पहना हुआ है। ये तस्वीर है मशहूर व्यंग्यात्मक न्यूज मैगजीन चार्ली हेब्दो के बाहर मौत बांटते 2 आतंकवादियों की। उन आतंकवादियों की जिनकी बंदूक से निकली गोली ने बुधवार को एक ही झटके में 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस तस्वीर के साथ अब ये वीडियो देखिए। साल 2012 में फ्रांस में शूट हुआ ये वो निजी वीडियो है जिसमें इस वारदात में शामिल दोनों आतंकवादियों में से एक की तस्वीर कैद है। एक मीडिया एजेंसी की तरफ से गुरुवार को जारी यह वीडियो फ्रेंच पुलिस के लिए भी एक अहम सुराग साबित हो रहा है और इस वीडियो की मदद से हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। फ्रेंच पुलिस की माने तो इस वीडियो में हमले में शामिल 2 काउची भाइयों में से एक यानी छोटे भाई शरीफ काउची की तस्वीर है। मशहूर व्यंग्यात्मक मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए आतंकवादी हमले के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पेरिस एक बार फिर दहल उठा। दक्षिणी पेरिस में सुबह अचानक एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इनमें से एक महिला पुलिस अफसर की मौत हो गई, जबकि दूसरे पुलिस अफसर की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार की तरह ही असॉल्ट राइफल थामे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अचानक नमूदार हुए एक शख्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मेट्रो से भाग निकला। लेकिन इसी बीच फ्रांस के लियोन इलाके में एक मस्जिद के पास हुए धमाके से लोग सहम गए। यह धमाका एक कबाब शॉप में हुआ, जिससे पास ही के एक रेस्टोरेंट और कुछ मकानों के शीशे चटक गए। हालांकि फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियों ने अभी इन वारदातों को कल मैगजीन के दफ्तर पर हुए हमले से जोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद एक हो रही इन वारदात ने वहां की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों की भी नींद उड़ा दी है। कल सुबह चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए हमले के कुछ घंटे के बाद ही फ्रांस के साइनागोज इलाके में एक चौराहे पर अचानक एक काली कार धू-धू कर जल उठी। इसके बाद तमाम लोगों को लगा कि शायद ये उन आतंकवादियों की ही कार थी। बुधवार को हमलावरों ने जिसका इस्तेमाल चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला करने के लिए किया था। लेकिन इस खबर की तस्दीक से पहले ही हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद फ्रांस की पुलिस ने न सिर्फ दोनों संदिग्ध आरोपी काउची बंधु के नाम पोस्टर जारी कर दिए, बल्कि कई रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां दोनों के छिपे होने की खबर मिल रही थी। लेकिन इसमें अब तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कोई कामयाबी नहीं मिली है।
उधर कल की वारदात के बाद शाम होते होते तकरीबन 35,000 लोग पेरिस की सड़कों पर गम और गुस्से के इजहार के लिए उतर आए। ये लोग जहां पत्रकारों और चार्ली हेब्दो के हक में नारे लगा रहे थे, वहीं उन्होंने गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। पत्रकारों की मौत पर पूरे फ्रांस में आज 1 मिनट का मौन भी रखा गया। सुप्रतीम बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस पर आतंकवादी हमला करने वाले सभी आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है। जिन 2 आतंकवादियों ने बुधवार को मैगजीन के दफ्तर में घुसकर 12 लोगों की हत्या की थी, वो दोनों भाई हैं। उनके नाम है शरीफ काउची और सैयद काउची, जबकि तीसरे का नाम हमीद मुराद है। हमीद मुराद ने बाद में खुद ही फ्रेंच पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नाम शरीफ काउची, उम्र 32 साल। नाम सैयद काउची, उम्र 34 साल। नाम हमीद मुराद, उम्र 18 साल। यही हैं वो तीन जिन पर बुधवार को पेरिस में सबसे खौफनाक आतंकवादी हमले को अंजाम देने का इल्जाम है। पेरिस के रहने वाले काउची बंधु और नए उम्र का हमीद मुराद। इल्जाम है कि इन्हीं तीनों ने बुधवार की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यंग्यात्मक न्यूज मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला किया, जिसमें मैगजीन के 10 पत्रकारों समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई। इस वारदात के बाद से ही जहां फ्रांस पुलिस काउची बंधु की तलाश में पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा छान रही है, वहीं तीसरे और सबसे छोटे आरोपी हमीद मुराद ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुराद ने पुलिस को बताया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस हमले में जब उसे अपना नाम सामने आने की बात पता चली तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस जहां मुराद से पूछताछ कर रही है, वहीं काउची बंधु की तलाश अब भी जारी है। सूत्रों की माने तो काउची बंधु ने यमन में आतंकवादी हमलों की ट्रेनिंग ली थी। फ्रांस पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में छोटा होने के बावजूद शरीफ काउची शुरू से ही काफी खतरनाक किस्म का रहा है और इस हमले से पहले भी वो न सिर्फ आतंकवादी हरकतों में शामिल रहा है, बल्कि इन्हीं इल्जामों में उसे 3 साल की सजा भी हो चुकी है। शरीफ उन दिनों तकरीबन 20 साल का रहा होगा जब उसका नाम पहली दफा आतंकवादी हरकतों में सामने आया था। पेरिस में ही रहने वाले एक कट्टर धार्मिक नेता के प्रभाव में आकर उसने न सिर्फ एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ले ली थी, बल्कि इराक में जिहाद का समर्थन करने लगा था। और तो और शरीफ पर यहूदियों पर हमला करने की योजना बनाने का भी इल्जाम है। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद वो खामोशी से जी रहा था। पेरिस के नजदीक पैंटीन इलाके के रहने वाले काउची के माँ बाप अल्जीरियाई मूल के हैं, लेकिन उसकी परवरिश एक यतीम खाने में हुई। शुरुआती दिनों में उसने एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम किया, लेकिन 23 साल की उम्र में जिहाद में शामिल होने के लिए वो सीरिया होते हुए इराक जाने की कोशिश करने लगा। उसका भाई सैयद काउची पेरिस के रिम्स इलाके में एक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ रहता था। पड़ोसियों की माने तो वो कई बार फिरन सरीखा ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलता था, जबकि उसकी बीवी हमेशा बुर्के में होती थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने काउची बंधु की तस्वीरों के साथ पूरे फ्रांस में पोस्टर जारी कर दिए हैं और उस पर लिखा है आर्म्ड एंड डेंजरस।
यानी दोनों असलहे से लैस और खतरनाक हैं। सूत्रों की माने तो बुधवार को जब दोनों ने चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला बोला था तो दोनों ही न सिर्फ फ्रेंच में बातें कर रहे थे बल्कि उन्होंने खुद के अल कायदा से जुड़े होने की भी बात कही थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का बदला लेने के नारे लगाए थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए मुराद से काउची बंधु का पता पूछने के साथ साथ हमले में उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल जवाब कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मुराद ने जहां दोनों भाइयों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, वहीं कुछ का कहना है कि हमले के दौरान वो भी उसी कार में मौजूद था। आज तक ब्यूरो। चार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर बेशक आतंकवादियों ने हमला किया, उसके एडिटर, कार्टूनिस्ट और बाकी पत्रकारों की हत्या कर दी, मगर मैगजीन के साथ जुड़े बाकी लोगों का आतंकवादी हौसला तोड़ नहीं पाए। मैगजीन हर हफ्ते बुधवार को छपता है और अगले हफ्ते बुधवार को भी उसी तरह छपेगा। जिस न्यूज मैगजीन को बेबाकी की सबसे खौफनाक सजा मिली, जिस न्यूज मैगजीन के दफ्तर पर आतंकवादी हमला हुआ, जिस न्यूज मैगजीन के संपादक समेत 10 लोग गोलियों से उड़ा दिए गए, जिस न्यूज मैगजीन का पूरा दफ्तर तबाह हो गया। वो न्यूज मैगजीन फिर से छपेगा और न सिर्फ छपेगा बल्कि बिल्कुल तय वक्त पर छपेगा। क्या आप यकीन करेंगे कि मौत के जिस तांडव को बस टीवी और अखबारों में देख सुनकर हजारों मील दूर बैठे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए, उस तांडव को खुद अपनी आंखों से देखने और नजदीक से महसूस करने के बाद भी इस न्यूज मैगजीन में काम करने वालों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। जहां कई बार सिर्फ एक धमकी भर से आवाज घुट जाती है, जहां कई बार सिर्फ एक ईंट उछलने भर से पूरा एडिटोरियल बदल जाता है और जहां कई बार सिर्फ आंखें तरेरने भर से कलम की स्याही सूख जाती है, वहां पत्रकारों की एक पूरी टीम बेमौत मारे जाने के बाद भी फ्रांस की मशहूर व्यंग्यात्मक न्यूज मैगजीन चार्ली हेब्दो के इरादे कमजोर नहीं पड़े हैं। और अब इस दफ्तर में बचे इकलौते पत्रकार ने मैगजीन का अगला एडिशन आने वाले बुधवार को यानी बिल्कुल तय वक्त पर छापने का ऐलान किया है। इस हमले के महज एक दिन बाद इस मैगजीन के ही एक दूसरे मुलाजिम के हवाले से इस खबर का ऐलान कर चार्ली हेब्दो के इकलौते पत्रकार ने जता दिया कि वो उन लोगों में नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाए। अपने तंजिया पंचलाइन जर्नल इर्रेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार पत्रिका से पहचाने जाने वाले मैगजीन चार्ली हेब्दो और वहां काम करने वाले पत्रकारों के हौसले का ये कोई पहला और इकलौता सबूत नहीं है। साल 2012 में जब पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने के बाद चार्ली हेब्दो कट्टरपंथियों के निशाने पर आया, तो एक इंटरव्यू में इस मैगजीन के संपादक और कार्टूनिस्ट स्टीफन चार्बोनियर ने कहा था, मैं अभिव्यक्ति की आजादी के बगैर एक चूहे की तरह और घुटनों के बल जीने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। इससे पहले जब 2011 में चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर ऐसी ही एक कार्टून के लिए हमला हुआ था, तब भी स्टीफन चार्बोनियर ने अपने बुलंद इरादों की मिसाल पेश की थी। उन्होंने कहा था, मेरे पास कार नहीं है, बीवी भी नहीं है, मुझे कोई बच्चा भी नहीं है, ऐसे में वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। जाहिर है विवादों से चार्ली हेब्दो का पुराना नाता रहा है। इस मैगजीन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि तकरीबन सभी धर्म संप्रदायों के कट्टरपन पर चोट की है। मैगजीन में काम करने वाले पत्रकारों को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि 2011 में जब इस मैगजीन के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया था, तो अगले दिन काम पर आने वाले किसी पत्रकार के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी कि अब आगे क्या होगा और वो कैसे इस हालत में काम करेंगे। और यही जज्बा चार्ली हेब्दो को दुनिया के दूसरे तमाम पत्रिकाओं से अलग करता है।
सुप्रतीम बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। पहले पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके बाद ISIS के मुखिया अल बगदादी के कार्टून और उन पर व्यंग कसने के बाद से मैगजीन इस्लामिक संगठनों के निशाने पर रहा। पैगंबर साहब पर व्यंग छापने को लेकर सबसे पहले निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। ठहर कर देख लीजिए आग बरसाती इन बंदूकों को, इन नकाबपोशों को। ये नकाबपोश पेरिस की गली में गोलियों से बातें करते हुए 2 पुलिस वालों को खामोश कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने 10 पत्रकारों को भी भून डाला है। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका ने गुनाह किया था। ईसा मसीह, ईसाइयत, यहूदी धार्मिक प्रतीकों पर करारे व्यंग्य करने के साथ साथ ये लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्यंग्य करने की हिमाकत करता रहा। साल 2012 में शार्ली एब्दो में पैगंबर साहब का कार्टून छपा था और हाल ही में इराक के बर्बर बगदादी का कार्टून बनाया गया था। उस वक्त मैगजीन के दफ्तर में किसी नए कार्टून की तैयारी चल रही थी कि कुछ नकाबपोश हाथों में AK-47 लिए दफ्तर में दाखिल हुए। सामने मैगजीन में काम करने वाले पत्रकार थे और इधर दहशतगर्दों की गोलियां थीं। शब्द, संकेत, भाषा और चित्र सब खामोश होते चले गए। गोलियों ने बातें की। पल भर में 10 पत्रकार भून डाले गए, जिनमें संपादक और कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं। शार्ली एब्दो अपने साहसिक व्यंग्यों के लिए लंबे समय से इस्लामिक संगठनों के निशाने पर थी। 2005 में डैनिश न्यूज़पेपर में छपे कार्टून से जब दुनिया भर में कोहराम मचा, तो शार्ली एब्दो ने वही कार्टून 2007 में छाप डाला। फ्रांस के ही 2 मुस्लिम संगठनों ने मैगजीन पर केस कर दिया। पैगंबर साहब पर व्यंग्य छापने को लेकर निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। दफ्तर तबाह हो गया, लेकिन कार्टूनों को छापने का सिलसिला नहीं रुका। शायद उन्हें भयंकरतम परिणाम का अंदेशा नहीं था। शायद वो इस मुगालते में थे कि तमाम व्यंग्यों की तरह ये व्यंग्य भी चल जाएगा, लेकिन व्यंग्य बनाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले नहीं चले। चली तो बस गोलियां। एक पैगाम दिया गया कि ऐसे तमाम अभिव्यक्ति के अलंबरदारों को कुछ आरक्षण के साथ चलना होगा। आज तक ब्यूरो।